नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारत के संवैधानिक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज में वो कानून कैसे बने और बदले जिन्होंने भारत पर शासन किया, मतलब कंपनी राज से लेकर क्राउन रूल और फिर आज़ादी तक का पूरा सफर। ये कहानी है भारत के कानूनी ढांचे के बनने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। नमस्कार। बिल्कुल, भारत का ये संवैधानिक विकास, इसे हम दो खास हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, करीब 1773 से 1858 तक। और दूसरा, जब 1857 के विद्रोह के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, मतलब 1858 से 1947 तक। आज हम इन दोनों ही दौर के जो मुख्य कानून हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी राज से शुरू करते हैं। पहला बड़ा पड़ाव था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्यों आया था, क्या जरूरत थी इसकी? काफी हद तक अपने हिसाब से काम कर रही थी। बहुत शिकायतें थीं भ्रष्टाचार की, मिसमैनेजमेंट की। तो ये एक्ट ब्रिटिश संसद की पहली, कह सकते हैं, सीरियस कोशिश थी कंपनी के कामों को रेगुलेट करने की, खासकर भारत में उसके शासन को। इसने एक तरह से कंपनी के लिए भारत में पहला लिखित संविधान जैसा पेश किया, और पहली बार कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल काम थे उन्हें मान्यता मिली। अच्छा, मतलब अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक भी है, ये मान लिया गया। बिल्कुल। और यहीं से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डालने की कोशिश हुई। जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का टाइटल बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी। सत्ता का केंद्रीकरण और कोर्ट वगैरह। हाँ, इसी एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। और एक और अहम बात, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। भ्रष्टाचार पर लगाम। हाँ, सीधी कोशिश थी। हालांकि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में थोड़ी कंफ्यूजन रही, जिसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ठीक करने की कोशिश हुई। मतलब गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। तो 1773 एक शुरुआत थी, पर शायद ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल अभी भी कमजोर था। तो फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सुनाई, ये बहुत अहम था। बहुत अहम। इसने भारत में कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल काफी मजबूत कर दिया। इसने क्या किया कि कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल कामों को अलग अलग कर दिया। कमर्शियल मामले तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, पर पॉलिटिकल कामों के लिए इंग्लैंड में एक नया बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री भी होते थे। ओह, तो ये था डबल कंट्रोल, कंपनी का भी और सरकार का भी। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। जी हाँ, यहीं से भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। और पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। अच्छा, ब्रिटिश कब्जे वाले इलाके। हाँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर 4 से घटाकर 3 कर दिए गए, और मद्रास, बॉम्बे पर कलकत्ता का कंट्रोल और पक्का कर दिया गया। गवर्नर जनरल को राजाओं से युद्ध या संधि से पहले डायरेक्टर से पूछना जरूरी हो गया। मतलब कंपनी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ रही थी। और इस कंट्रोल का खर्चा, सुना है 1793 के एक्ट में कुछ था। हाँ, 1793 के चार्टर्ड एक्ट ने यह तय किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठा है, उसके सदस्यों और स्टाफ की सैलरी भारतीय खजाने से जाएगी, और कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिए। वाह, कंट्रोल लंदन से, खर्चा भारत से। ठीक है, अब 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। इस समय तक क्या कंपनी का रोल बदल रहा था? बिल्कुल बदल रहा था। 1813 का एक्ट एक बड़ा मोड़ था। इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली, खत्म कर दी। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार पर मोनोपोली बची रही। मतलब अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत से ट्रेड कर सकता था? हाँ बिल्कुल, भारत का बाजार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ये दिखाता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फ्री ट्रेड की बातें जोर पकड़ रही थी। व्यापार के अलावा और क्या हुआ 1813 में? इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की इजाजत दी। पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का नियम बना। शिक्षा पर खर्च, ये तो नई बात थी। हाँ, और लोकल बॉडीज को टैक्स लगाने का अधिकार भी मिला। और पहली बार ब्रिटिश कब्जे वाले इलाकों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को थोड़ा और स्पष्ट किया गया। तो कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं, शासक, समाज सुधारक सब बन रही थी। दिलचस्प। मोनोपोली खत्म, मिशनरी, शिक्षा, ये सब बड़े बदलाव थे। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसने तो शायद कंपनी को पूरी तरह बदल दिया होगा। हाँ,
1833 का एक्ट ब्रिटिश भारत के सेंट्रलाइजेशन में एक डिसाइसिव स्टेप था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बने। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की सारी शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आ गई। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। पूरी कानूनी ताकत एक व्यक्ति के पास। और कंपनी के व्यापार का क्या, वो तो खत्म हो गया था ना? हाँ, कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटी पूरी तरह बंद। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर राज कर रही थी। इसी एक्ट में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन शुरू करने की कोशिश हुई, जिसमें भारतीयों को भी लाने का विचार था। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन प्रशासन चलाने के लिए कुछ और भी हुआ होगा। हाँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को चौथे मेंबर के तौर पर जोड़ा गया। लॉर्ड मैकाले पहला लॉ मेंबर बने और उन्हीं मैकाले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बना, जिसका काम इंडियन लॉज को कोडिफाई करना था। और एक बड़ा सामाजिक कदम इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, जो फिर 1843 में खत्म हुई। तो कंपनी अब पूरी तरह शासक बन गई। इसके बाद कंपनी राज का आखिरी बड़ा कानून 1853 का चार्टर एक्ट, इसने क्या नया किया? 1853 के एक्ट ने वो कर दिखाया जो 1833 में नहीं हुआ था। सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हुआ और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले कमेटी बनी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक कामों को अलग किया। अच्छा, कैसे? काउंसिल में 6 नए मेंबर जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। इससे एक तरह की छोटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, कह सकते हैं एक मिनी पार्लियामेंट जैसी। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के कामों को अलग करने की दिशा में पहला कदम। हाँ, कह सकते हैं। लॉ मेंबर को भी अब काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से 18 कर दी और बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान किया। ये कंपनी राज का आखिरी चार्टर एक्ट था, क्योंकि कुछ ही साल बाद 1857 का गदर हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 का विद्रोह यकीनन एक जबरदस्त घटना थी। इसने तो ब्रिटिश सरकार को सीधा दखल देने पर मजबूर कर दिया होगा। तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या बदला? इसने सब कुछ बदल दिया। 1858 के एक्ट ने भारत में कंपनी का शासन खत्म कर दिया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। कंपनी खत्म, सीधा क्राउन रूल। हाँ, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय हो गया। वायसराय भारत में क्राउन का सीधा नुमाइंदा था। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। और वो पिट्स इंडिया एक्ट वाला डबल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, दोनों खत्म। द्वैध शासन खत्म। मुगल बादशाह का पद भी ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। भारत के शासन के लिए लंदन में एक नया पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और पार्लियामेंट को जवाबदेह था। तो कंट्रोल अब लंदन में और कॉन्सेंट्रेट हो गया। बिल्कुल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए लंदन में 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल बनी, जो सलाहकार थी। और हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल का पूरा खर्चा भारतीय खजाने से ही दिया जाना था। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। गुड गवर्नमेंट? लेकिन इसमें भारतीयों के लिए क्या था? 1857 के बाद क्या अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों को भी थोड़ा शामिल करना चाहिए? 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसी बारे में था क्या? हाँ, 1857 के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को पूरी तरह इग्नोर करना ठीक नहीं। उन्हें लगा कि कानून बनाने में कुछ भारतीयों को शामिल करने से विद्रोह जैसी स्थिति से बचा जा सकता है, उनकी मंशा समझी जा सकती है। तो 1861 के एक्ट ने वाइसरॉय को अधिकार दिया कि वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर नॉमिनेट कर सके। चुने हुए नहीं, नॉमिनेटेड। अच्छा, मतलब चुने हुए नहीं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। ये पहली बार था जब भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़े। हालांकि उनकी पावर बहुत लिमिटेड थी। एक सांकेतिक शुरुआत कह सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में इसी एक्ट ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किए गए पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी। मतलब वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया। इसे भारत में कैबिनेट सिस्टम की नींव माना जा सकता है। और इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फिर से लेजिस्लेटिव पावर देकर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, जो 1833 से उल्टा था। वाइसरॉय को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी मिली। तो डिसेंट्रलाइजेशन और थोड़ी सी भारतीय भागीदारी,
इसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसमें क्या नया था? 1892 के एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, पर ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। काउंसिल्स के काम का दायरा भी थोड़ा बढ़ाया। अब मेंबर बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन वोटिंग या सप्लीमेंट्री सवाल? नहीं, वोटिंग का अधिकार नहीं था, ना ही सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते थे। और हाँ, यहीं पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। चुनाव कैसे? सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन के लिए एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट तरीका अपनाया गया। एक्ट में सीधे इलेक्शन शब्द में ही था, पर कुछ बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटी, जमींदार, म्युनिसिपैलिटी की सिफारिश पर नॉमिनेशन होता था। तो चुनाव की तरफ एक छोटा अप्रत्यक्ष कदम। थोड़ी और बहस, थोड़े और मेंबर्स और चुनाव की हल्की सी आहट। फिर आता है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। ये तो काफी विवादित रहा है ना? हाँ, इसकी सबसे अहम और कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बात थी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दे दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता। ये तो वाकई एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत गंभीर हुए। क्या ये सिर्फ प्रतिनिधित्व देने के लिए था या अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति थी? देखिए, ये जटिल सवाल है। तर्क दोनों तरफ से दिए जाते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम लीग की मांग थी और एक अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देना था। दूसरी तरफ आलोचक इसे साफ तौर पर राष्ट्रवादियों को कमजोर करने और हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की ब्रिटिश चाल मानते हैं। सच शायद कहीं बीच में हो, पर इसका असर बांटने वाला ही रहा। इस विवादित चीज के अलावा 1909 एक्ट में और क्या था? इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ाया। मेंबर्स के अधिकार भी बढ़े। अब वो बजट पर रेजोल्यूशन ला सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पर बहस कर सकते थे और सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे। और एक और बहुत अहम बात, पहली बार किसी भारतीय को वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय मेंबर बने, लॉ मेंबर के तौर पर। तो एक तरफ प्रतिनिधित्व बढ़ा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय आए, पर दूसरे तरफ बंटवारे की लकीर खींच दी गई। अब आते हैं अगले बड़े पड़ाव पर, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसका लक्ष्य क्या था? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद माहौल बदल चुका था। इस एक्ट के प्रियम्बल में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का मकसद भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। इसने कुछ अहम कदम उठाए। सेंटर में पहली बार बाय कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनों वाली विधायिका बनी, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और सबसे जरूरी, देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस की व्यवस्था शुरू हुई। डायरेक्ट इलेक्शंस? पर वोट कौन दे सकता था? हाँ, लेकिन वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड था। प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार मिला। केंद्र में तो ये हुआ, प्रांतों में क्या हुआ? वो द्वैध शासन की बात फिर से आई। हाँ, प्रांतों में एक अलग तरह की डायरकी यानी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जैसे फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस, गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से चलाता था, जो लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं थी। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नर इंडियन मिनिस्टर्स की सलाह से चलाता था, जो लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे। अच्छा, मतलब प्रांतों में दोहरा कंट्रोल, एक गवर्नर का, एक मंत्रियों का। पर क्या ये चला? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं हुआ। असली पावर गवर्नर के पास ही रही और मिनिस्टर्स के पास ना तो पूरे अधिकार थे, न ही पर्याप्त फंड्स। तो केंद्र में डायरेक्ट इलेक्शन और 2 सदन, प्रांतों में फेल द्वैध शासन, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या हुआ? उसे न सिर्फ जारी रखा गया, बल्कि सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी बढ़ा दिया गया। मतलब बांटने वाली नीति और मजबूत हुई। एक्ट ने सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से अलग किया और ये भी कहा कि 10 साल बाद एक कमीशन इसकी समीक्षा करेगा। हाँ, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी के तहत बना।
काफी कुछ हुआ 1919 में। और वो 10 साल बाद वाला कमीशन, मतलब साइमन कमीशन। हाँ, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही, मतलब 2 साल पहले, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। पर इसमें 7 मेंबर अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं। कोई भारतीय नहीं, तब तो विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट दी, जिसमें प्रांतों में डायरकी खत्म करने, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बढ़ाने, फेडरेशन बनाने और कम्युनल इलेक्टोरेट जारी रखने की सिफारिश की। और इन्हीं सिफारिशों पर विचार के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये तो बहुत बड़ा और अहम माना जाता है ना? बिल्कुल। साइमन कमीशन रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बहस और ब्रिटिश सरकार के व्हाइट पेपर के आधार पर 1935 का एक्ट बना। ये अब तक का सबसे लंबा और डिटेल्ड एक्ट था। 321 सेक्शन, 10 शेड्यूल। आज़ाद भारत के संविधान पर इसका बहुत गहरा असर है। इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट शामिल होते हैं। लेकिन रियासतों ने मना कर दिया, तो फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। फेडरेशन तो नहीं बना, पर प्रांतों और केंद्र के लेवल पर क्या बड़े बदलाव हुए? सबसे बड़ा बदलाव था प्रांतों में डायरकी खत्म करना और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करना। प्रांतों को अपने दायरे में ज्यादा आजादी मिली, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी। इसके उलट सेंटर में डायरकी लागू करने का प्रस्ताव था, पर फेडरेशन न बनने के कारण ये भी लागू नहीं हुआ। मतलब प्रांतों से हटाकर सेंटर में लाने का प्लान था, जो हुआ नहीं। पावर्स का बंटवारा कैसे हुआ? पहली बार सेंटर और यूनिट्स के बीच पावर्स को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान में है। बची हुई पावर्स वाइसरॉय को दी गई। हाँ, ये तो आज भी है। और चुनाव, सेपरेट इलेक्टोरेट को और फैलाया गया। इसे दलित जातियों, डिप्रेस क्लासेस, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना 1937 में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और लंदन वाली इंडिया काउंसिल, जो 1858 में बनी थी, खत्म कर दी गई। तो 1935 का एक्ट एक तरह से आजाद भारत के शासन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, भले ही कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों का था। अब हम आखिर की तरफ आते हैं। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसने क्या किया? हाँ, ये एक्ट वर्ल्ड वॉर II के बाद बदली हुई दुनिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दबाव में आया। इसने 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान को कानूनी शक्ल दी। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया। साथ ही भारत का बंटवारा करके 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान बनाए। वाइसराय का पद खत्म हुआ। दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल बने। और जो संविधान सभाएं बन रही थीं, रियासतों का क्या हुआ? इस एक्ट ने दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पूरी पावर दी कि वो अपना संविधान बनाएं और चाहें तो कोई भी ब्रिटिश कानून, यहां तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द कर दें। जब तक नया संविधान न बने, शासन 1935 के एक्ट से चलना था। रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी खत्म हो गई। उन्हें छूट दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या आजाद रहें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी खत्म। इस तरह ब्रिटिश राज का अंत हुआ। तो ये थी लगभग 200 साल की कहानी, कैसे कानूनों के जरिए भारत पर कंट्रोल बना, बदला और आखिर में सत्ता सौंपी गई। हर कानून पिछले की प्रतिक्रिया या सुधार था। हमने देखा कैसे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की खींचतान चली, कैसे प्रतिनिधित्व के नाम पर बांटने वाली नीतियां भी आईं। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा पर सोचने वालों के लिए एक आसान सा सवाल: भारत का पहला वाइसराय कौन था? इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।